हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 NMMSS डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति राज्य योग्यता सुदेव सुमन छात्रवृत्ति परीक्षा में वर्ष 2020-21 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें गणित में जो क्वेश्चन पूछे गए 20 क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो मैं कुछ वीडियोस के माध्यम से पुराने पेपर्स के मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका हल आपको बता रहा हूँ। तो आप लगातार इन प्रश्नों को करें, ध्यान से समझें, ध्यान से करें तो निश्चित रूप से जो आगे पेपर आएगा इन प्रश्नों के हल से उनको सॉल्व करने में आपको निश्चित रूप में मदद मिलेगी। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये भी आप जान लीजिए, पुनरावृत्ति होते हैं प्रश्नों की भी, तो कुछ प्रश्न ये मिल सकते हैं, नहीं तो इन प्रश्नों के हल से संबंधित वहां भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 41 देखता हूं। आपको कुछ स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। अब कौन सा सत्य है ये जानने के लिए हमको इनको थोड़ा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहले हमारे पास क्या है, -8 ए में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सत्य है। 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी विकल्प। तो डी में तो यह है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। इनको चेक करना पड़ेगा कि इनमें सही कौन है। तो पहला वाला है -8 प्लस -4 ग्रेटर देन, ये बड़े का चिन्ह है, बड़ा है किससे, -8 -4। अब जरा इसको हल करिए। ये तो -8 है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, अंदर माइनस साइन है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो उसका अंदर का चिन्ह नहीं बदलता। ये हो गया -4, ठीक है। ग्रेटर देन, इनके हिसाब से कह रहा हूं मैं, ग्रेटर देन, यहां पर आप देखिए ये है -8, इस कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो जब हम ये कोष्ठक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। -4 है तो क्या हो जाएगा, +4। तो अब आप देखो -8 और -4 कितना होता है, -12। -12 बड़ा है -8 प्लस 4, -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 कितना हो गया, -4। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा तो ये है, -4 बड़ा है, -12 भी छोटा है। अरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -12 बड़ा है -4 से, तो ये गलत हो गया। ये है बड़ा, ये छोटा है, पर यहाँ पर उल्टा लिखा गया है -12 बड़ा है -4 से, ये रॉन्ग है। इसका मतलब पहले वाला क्या है, ये गलत है, असत्य है। दूसरा देखिए, बी वाला देखो, -8, अभी तो मैंने हल किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, ये तो हमने हल किया हुआ है। -8 प्लस -4, अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेस, छोटा है, -8 -4। अब इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारा कितना आया था, -8, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो -4 ही रहेगा। छोटा है -8, इस कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -12, छोटा है -4 से। ये तो सही बात है, -12 छोटा है -4 से, -12 इज लेस देन -4, तो ये सही है। कौन सा सत्य है, ये वाला सही है। अभी तक मेरा निकला कि ये सही है। अभी जो सी वाला दिया हुआ था, सी वाले में क्या था, -8 -4 इज इक्वल टू -8 ये बराबर बता रहा है इनको। ये जो मान आया -12 और ये जो आया वो -4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा ध्यान से समझिए, मैथ्स में समझना है, ठीक से समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल होता है, 3 ऋण पूर्णांक, जैसे मैंने लिखा -2,
फिर मैंने लिखा -3, फिर मैंने लिखा -1। 3 ऋण पूर्णांक, ये तीनों ऋण है, इनका गुणनफल क्या होगा? तो देखिए माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 6 गुणा -1। अब इसका चिन्ह है प्लस, प्लस भले ही लिखते नहीं है तो चिन्ह इसका प्लस है, प्लस की गुणा माइनस में होगी तो -6, ठीक है। तो 3 ऋण पूर्णांक होंगे तो उनका गुणनफल ऋण आएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। आप समझ गए? चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस होती है, माइनस और माइनस की गुणा भी प्लस होती है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, और माइनस और प्लस की गुणा भी माइनस होती है। याद रखना आपने, प्लस और प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस में मतलब माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या है, गुणा करेंगे प्लस आएगा, प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या, गुणा करेंगे माइनस आएगा, माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या है, फिर भी माइनस आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या था, माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अभी हमने कहा माइनस माइनस प्लस, इसका गुणा प्लस, और प्लस की गुणा माइनस में, प्लस की गुणा माइनस पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब ऋण, ठीक हो गया। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक हो गया। ये वाला आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। है ना सरल सरल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए आपको। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है आप देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1/2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप, आप त्रिभुज ये है ना त्रिभुज, और कैसा त्रिभुज है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं समान, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक भुजा 1/2 है तो दूसरी भी 1/2, 1/2, 1/2, तीनों 1/2, 1/2, 1/2 है। अब कह रहा है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कहते हैं बाहरी माप, ये प्लस ए प्लस ए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का जोड़। अब आप देख रहे हैं, आप लिख देंगे परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, जोड़े तीनों को 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो बराबर देखो हर समान है तो तीनों का हर 2 आ जाएगा, ठीक है। हर समान है तो अंश जुड़ता है, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परिमाप कहते हैं बाहरी माप को, ठीक है। इस रूप में ये क्वेश्चन करना, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक भुजा 1/2 है और तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं क्योंकि समबाहु है, ठीक है। तीनों को जोड़ना है तो 1/2 को 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 3 गुणा गए 1/2, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस रूप में क्वेश्चन करने। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट, आप देखिए। आइए डियर स्टूडेंट और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक पानी की बोतल में 2 लीटर पानी है, मीनू इसका 1/8 भाग पी लेती है, 1/8 भाग पी लेती है। मीनू ने कितना पानी पिया? कितना लीटर पानी है बोतल में? 2 लीटर, ठीक है। मीनू ने इसका, किसका? इसका, इस 2 लीटर का कितना भाग पानी पिया? 1/8, ठीक है। 2 लीटर पानी बोतल में है और मीनू ने कितना पिया? इसका 1/8 भाग, किसका? इस 2 लीटर का 1/8 का मतलब गुणा, 2 लीटर का 1/8, तो दोनों को गुणा करना है।
2 का 1/8, 2 गुणा गया 1/8 भाग पी लिया, तो मीनू ने कितना पानी पिया। अब आप काट लीजिए, 2 चौके 8, ये हो गया 1/4, 1/4 लीटर मीनू ने पानी पी लिया। ये आंसर हो गया। कितना सरल है देखिए, और थोड़ा समझने की बात है। ठीक हो गया। चलिए इसको देखते हैं। 10, 20, 30 और 40 का माध्य निकालिए। फाइंड द मीन ऑफ 10, 20, 30 और 40। देखो माध्य आए, चाहे औसत आए, चाहे समांतर माध्य बोलेंगे, सब एक ही बात है। तो माध्य कैसे निकलता है? 3 चीजों की ठीक से तैयारी करिए। माध्य निकालना, जैसे माध्य निकालना तो यहां बताऊंगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन यदि माध्य का आता आप कर लेंगे। माध्य का के प्रश्न मैंने इससे पहले वीडियोस में किए हुए हैं, ठीक है। और बहुलक, बहुलक का प्रश्न आपका यहीं पर आ जाएगा। बहुलक क्या होता है, तो माध्य और बहुलक तो यहीं से आप सीख जाएंगे। ठीक हो गया। तो माध्य निकालिए। माध्य निकालने का तरीका क्या है? इनको जोड़िए, प्लस करिए। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बटे इसको डिवाइड करिए 1, 2, 3, 4, 4 संख्या है, 4 से भाग करेंगे। इन सबको जोड़ना है और जितनी ये संख्याएं हैं उससे भाग कर देना है। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 में कितने से भाग करेंगे? 1, 2, 3, 4, 4 से भाग करेंगे। अब जोड़ दीजिए, 40 और 30 हुआ 17, 20, 90, 10, 100, तो 100/4, ये आ गया 25, 25 आ जाएगा बस। जो माध्य आ गया वो 25 आ गया। 25 कहां पर है? यहां पर है, देखिए ये आपका 25, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो माध्य निकालने का तरीका क्या है? जो संख्याएं दी हुई हैं उन सबको प्लस करिए और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर लीजिए। जैसे ये 4 संख्याएं थी, 4 से भाग कर। ठीक हो। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, बड़ा ध्यान दीजिए। माध्य निकालना आप सीख गए। बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक को बोलते हैं मॉड, MOD, मॉड। मॉड, मॉड कैसे निकलेगा? इसका बहुलक तो ध्यान देंगे, इस परिभाषा को चाहे आप कॉपी में लिख लीजिए। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। जो आंकड़ा, इसको आंकड़ा बोलते हैं, डाटा, इस डाटा में, इस आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक होगा। और सबसे अधिक बार कौन आया? देखो 30 कितनी बार आया? 2 बार आया, 3 बार आया 30। 31 1, 2, 3, 4, 31 4 बार आ गया। देखो है 33 1, 2, ये 2 बार आया, एक छूट गया। ठीक है। 32 केवल 1 बार है। ठीक है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 31। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी 4 बार। सबसे अधिक बार कौन आया? 31, 31, 31, 31। इसका मतलब यही बहुलक होगा क्योंकि सबसे अधिक बार यही आया है। तो बहुलक कौन सा हो जाएगा? 31, 31। ठीक है बच्चों। तो बहुलक निकालना भी आप सीख गए और माध्य निकालने में आप सीख गए इन 2 प्रश्नों से। और इससे पहले वाले वीडियो में माध्य का कैसे निकालते हैं उसमें मैंने वो समझा रखा है। तो माध्य का और बहुलक में एक सवाल जरूर आना है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। समीकरण 3x + 10 = 13 में x का मान है। इस समीकरण में x का मान निकालना है। यही प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता था कि इस समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण हल करना मतलब जो अज्ञात है, जो चर है x, उसका मान ज्ञात करना। तो यहां पर तो सीधे सीधा आपसे कह दिया है कि x का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 3x + 10 = 13। इसका और ये दोनों आपस में सजाती है। ये भी अचर है, ये भी अचर है, कांस्टेंट है दोनों। ठीक है। तो इस +10 को यहां ले जाएंगे, यहां जाके माइनस हो जाएगा।
तो 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो 3x इज इक्वल टू 13 में से 10 गया, 13 में से 10 गया तो 3, तो x बराबर x के साथ 3 का गुणा है, तो x का मान निकालेंगे तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3/3, 3 एकम 3, तो x बराबर 1। ये समीकरण का हल हो गया। तो कहां पर है x बराबर 1? ये x का मान 1 होना चाहिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं अगला प्रश्न कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिए। इसमें हो सकता है आप जानते, निश्चित आप जानते होंगे, ठीक है, आप जानते होंगे संपूरक कोणों का योग। तो परिभाषा लिख दीजिए, संपूरक कोण किसको कहते हैं? कॉपी निकालिए, लिखिए, मैं आपसे बता रहा हूं। संपूरक कोण के आगे डैश करके लिखिए, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है वह संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो, संपूरक कोणों का योग होता है, सीधी सीधी बात 180 अंश, ये सही उत्तर है। ठीक है, तो एक तो संपूरक कोण की आपने परिभाषा लिख दी, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो जाए संपूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा आता है कोटि पूरक कोण, इसकी भी परिभाषा लिख दीजिए, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या हुए? परिभाषा लिखिए इसकी भी, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो वो कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो संपूरक कोण दो कोणों का योगफल 180 अंश, कोटि पूरक कोण दो कोणों का योगफल 90 अंश। ये संपूरक के लिए, इसके अब ध्यान दीजिए, इस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो न्यून कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हो सकते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 90 अंश से कम का हो उसे न्यून कोण कहते हैं। आप परिभाषा चाहे लिख लीजिए, न्यून कोण के आगे डैश करिए, लिखिए ऐसा कोण जो जिसका मान 90 अंश से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे 10 अंश, 20 अंश, 25 अंश ऐसा। अधिक कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से ज्यादा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, जैसे 110 अंश या 120 अंश। ठीक, समकोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, तो तीनों बात आ गई। न्यून कोण मैंने आपको बता दिया, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 अंश से ज्यादा के कोण को अधिक कोण कहते हैं, और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? दो न्यून कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हो सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि कोटि पूरक कोण कौन होते हैं? जिनका योगफल क्या हो? 90 अंश। दो कोण जोड़े, उनका योगफल 90 अंश। तो निश्चित ही दो कोण आप जोड़ रहे हैं और उनका योगफल 90 अंश आ रहा है। दो कोणों का योगफल यदि 90 अंश आ रहा है, इसका मतलब वे दोनों कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे, तो वो कोटि पूरक होंगे। तो दो न्यून कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हो सकते हैं। यस, जैसे 40 डिग्री और 50 डिग्री, 40 और 50 को जोड़ा 90, तो ये कोटि पूरक कोण है। 40 अंश का कोटि पूरक कोण 50 अंश, 50 अंश का कोटि पूरक कोण 40 अंश, या 30 अंश और 60 अंश, 30 अंश का कोटि पूरक कोण 60 अंश और 60 अंश का कोटि पूरक कोण 30 अंश। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 90। तो दो न्यून कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। ठीक है, उन कोणों का मान जिनको जोड़ के 90 अंश आ रहा है वो 90 से कम तो होंगे। जैसे देखो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, इनको जोड़ करके 90 हो गया, प्लस करूंगा तो 90, तो कैसे हो गया? कोटि पूरक। एक 30 है, एक 60 है, दोनों को जोड़ा 90 अंश, ये भी कोटि पूरक हो गए। दो न्यून कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हो सकते हैं। अगला देखिए, दो अधिक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हो सकते हैं। अब अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण का मान तो 90 अंश से ज्यादा होता है,
तो 2 को जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 90 अंश तो होगा नहीं। अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज़्यादा। तो 2 अधिक कोणों को जोड़ेंगे तो कभी भी वो कोटिपूरक 90 अंश नहीं आएगा, ये गलत है। 2 समकोण एक दूसरे के कोटिपूरक हो सकते हैं। समकोण मतलब 90 अंश का, तो एक समकोण में दूसरा समकोण जोड़ेंगे तो 180 अंश हो गए, वह कोटिपूरक नहीं होंगे, वो समपूरक होंगे, कोटिपूरक नहीं होंगे। ठीक है, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, तो अधिक कोण 90 से ज्यादा, उसमें एक न्यून कोण जोड़ेंगे वो भी कोटिपूरक नहीं होंगे, क्योंकि उनका योग 90 अंश नहीं आएगा। तो ये उत्तर सही है, 2 न्यून कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हो सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखो, इसका घातांकी रूप लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है इसका, मतलब घात के रूप में। थोड़ा लंबा हो रहा है ना, किस रूप में लिखेंगे देखिए। ए के साथ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे, 10 की घात, कितने शून्य है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया घातांकी रूप, सिंपल सा। ठीक है, कैसे लिखेंगे घातांकी रूप में, ये संख्या है 10 लिखा मैंने, आधार, घात कितनी हो जाएगी, जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो जाए। दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि शीट की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई होगी। अब एक आयताकार शीट है, आप देखिए ये आयताकार शीट है, आयत है, क्षेत्रफल है 50 वर्ग सेंटीमीटर, इसका एरिया, इसने कितना एरिया घेरा, इतना 50 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है इसका। यदि शीट की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल आपको आयत का दे रखा है 50, दिस इज 50, तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई आपको दे रखी 5, तो 5 इंटू चौड़ाई बराबर 50। तो यदि आप चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो देखो, चौड़ाई के साथ 5 क्या है, गुणा में है ना 5। यदि चौड़ाई निकालना चाहते हो तो ये 5 कहाँ जाएगा, इसके हर में जाएगा, तो 50/5, 5.50 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10। तो अपने दिमाग में आप ऐसा मत सोचना कि लंबाई हमेशा ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लंबाई भी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, चौड़ाई ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे यहाँ लंबाई कम है, चौड़ाई कम है। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, इसको देखते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आधार 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं इस रूप में बनता है, ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज, ये भुजा इसके समांतर और बराबर, ये भुजा इसके समांतर और बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर, जितना ये है उतना ये है, और आपस में समांतर भी है, जितना ये है उतनी ये है, आपस में समांतर भी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका आधार दे रखा है, ये आधार है, ये आधार, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसको मैं यदि आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो यहां से लंब डालो, ये उसकी ऊंचाई होगी, इसको कहते हैं ऊंचाई। और आधार तो ये यहां से यहां तक, ये आधार है, यहां से यहां तक, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6, आधार 6 दिया हुआ है, ऊंचाई निकालनी है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र है इसको लिख लीजिए, बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा गया ऊंचाई। भाई ये सूत्र है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। इसको आप तैयार रखिए। अब आधार गुणा ऊंचाई, आपको क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30, ठीक है। इसका मतलब आधार गुणा गया ऊंचाई बराबर कितना हुआ, 30। आधार गुणा ऊंचाई क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अरे दिया हुआ है कितना, 30 दे रखा है। इसका आधार है 6, 6 गुणा ऊंचाई बराबर 30। यदि आप ऊंचाई निकालना चाहते हैं, ऊंचाई बराबर, देखो ऊंचाई के साथ 6 क्या गुणा में है, जब ऊंचाई निकालेंगे तो ये 6 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इसके बाद में 30/6, 6 पन्ने 30, तो 5 सेंटीमीटर हो गई उसकी ऊंचाई। तो कहां पर है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसको आप गुणा करेंगे, समझ में आएगा। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। आगे देखिए, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं की लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद करना है, इसको याद कर लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा गया एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई गुणा गया दूसरे विकर्ण की लंबाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा गया एक विकर्ण की लंबाई गुणा गया दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो 1/2 इंटू एक विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण कितना है, 8.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 8.2 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज का उसका क्षेत्रफल दिया जाएगा 1/2 गुणा गया पहले विकर्ण की लंबाई गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब बराबर ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 82 कम 82, ठीक है, 0 लग जाएगा और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां पर दशमलव आएगा /2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 82/2, 2 से काट लीजिए 41 आ जाएगा बच्चों। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 41, 41। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे गोला कर लीजिए यहां पर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, इसको देखिए। देखिए बच्चों, एक घनाभ का आयतन 700 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 350 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखो घनाभ क्या होता है, जैसे कमरा है ना, जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं, ये घनाभ के आकार का, घनाभ का आकार मतलब इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई अलग अलग है, इसको घनाभ कहते हैं, ठीक है। आया समझ में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये अलग अलग है तो घनाभ है। जैसे कमरा घनाभ के आकार का होता है, बॉक्स होता है घर में, बक्सा जिसमें आप सामान रखते हैं टीन का, वो कैसा आकार का है, घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसके अलग अलग है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। अब आयतन कितना है, आयतन दिया हुआ 700, यहां पर 7 आगे लिख लीजिए। और लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आप जानते हैं
क्योंकि घनाभ का जो आधार होता है वो आयताकार होता है। आप बक्सा खोलना टीन का, उसका ढक्कन उठा करके नीचे देखना, जो उसका आधार है तल, वो कैसा है, आयताकार। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल गुणा गया ऊंचाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूं। तो 700 बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 350, 350 गुणा गया ऊंचाई। तो यदि मैं ऊंचाई निकालना चाहूँ तो क्या होगा बच्चों, 350 और ऊंचाई का गुणा है। यदि ऊंचाई निकालना चाहता हूँ तो 350 के बटे में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, 700 बटे 350, शून्य से शून्य कटा, 35 दूने 70। तो ऊंचाई हो गई 2, आ गया 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये ठीक हो गया, एकदम समझ गए होंगे। इस रूप में ही करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिक। आपने पढ़ा है पाइथागोरस त्रिक क्या होती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए आपने पढ़ा होगा 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर 25। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो इन 3, 4 और 5 को क्या बोलेंगे, इन्हीं का नाम है पाइथागोरस त्रिक। जो एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं बनाते हैं वो पाइथागोरस त्रिक हो गई, ये 3, 4, 5। ठीक है, एक और लिखता हूं, 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। ये भी पाइथागोरस त्रिक है, मतलब 6, 8, 10, ये भी पाइथागोरस त्रिक है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 100, 100 बराबर 10 का वर्ग 100। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपको वैसे याद रखने हैं, पर यहां पर हमको निकालना है किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग यदि तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ गया तो वे संख्याएं पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, पाइथागोरस त्रिक का सबसे छोटा नंबर है 8। तो ये चीज आप याद रखना कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये भी पाइथागोरस त्रिक है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये भी पाइथागोरस त्रिक है। इसका सबसे छोटा नंबर 8 है, तो मैं लिख देता हूं 2m बराबर 8। तो इसका मतलब m का मान कितना हो गया, 8/2, तो m बराबर हो गया 4। तो एक सदस्य आ गया 4। ठीक हो गया, मतलब m का मान 4 आ गया। सदस्य तो ये है छोटा नंबर, m का मान आ गया। ठीक है, तो 2m एक सदस्य तो ये आपको दिया हुआ है, बाकी दो और निकालने। एक कौन सा है आपका, m स्क्वायर माइनस 1। एक है m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह 4 करिए, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 रेडियन कितना हो गया 15। ठीक है, तो एक तो ये है, दूसरा 15, तीसरा कौन सा होगा, m स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। m मतलब m 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का वर्ग 16, 16 रे 17। ठीक है, तो जो पाइथागोरस त्रिक आया उसका एक सदस्य तो 8 है ही है, एक 8 हो गया, एक 15 हो गया, एक 16 हो गया। 8, 15, 17, इसका मतलब 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 8, 15, 17 हो गए, 8, 15, 17, ये वाला सी वाला होगा बच्चों, ये वाला 8, 15 और 17। कैसे निकाला, इसको मैंने 2m के बराबर रखा, 2m बराबर 8, m का मान निकल गया। ठीक है, m का मान जब निकल गया तो दूसरा सदस्य निकलेगा m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 में m की जगह 4 रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 15।
तीसरा निकलेगा एम स्क्वायर प्लस 1, एम का मान 4 है, 4 का वर्ग धन 1, 17। एक सदस्य ये था, एक के निकल गया, एक के निकल गया, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग। जैसे 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 4 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग हो गया। 9 है, 9 किसका वर्ग है? 3 का है, 3 का वर्ग बराबर 9, तो 9 पूर्ण वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का, 4 का वर्ग बराबर 16। ठीक, 25 भी पूर्ण वर्ग है, क्यों? 5 का वर्ग बराबर 25। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? 625। आप जानते हैं 25 का वर्ग बराबर 625। 25 का वर्ग कितना हो गया? 25 गुणा 25 बराबर 625। ठीक है, तो ये जो 625 है ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 का वर्ग है, तो ये हो गया आंसर, सीधा सीधा। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल आपने पढ़ा है, वहां से ये है। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, 9 और 10 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं? 9 का वर्ग, 9 का वर्ग देखो 81, 9 का वर्ग मतलब 9 गुणा 9 81। फिर क्या है? 10 का वर्ग, 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 2 10, 100। ठीक है, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इनके बीच में कितनी संख्याएं पढ़ रही हैं? देखो 81 और 100 के बीच में देखो, 81 के बाद आता है 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। चलो आगे देखते हैं, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। किस किस के बीच में? इसके बीच में। ये क्या है? ये 9 का वर्ग है। ये क्या है? ये 10 का वर्ग है। अब इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? ये सब प्राकृत संख्या है, इनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 है बच्चों। देखिए बीच में बोल रहा है। ठीक है, न तो उसमें 100 गिनना है और न ही उसमें 81 गिनना है, उनके बीच वाला गिनना है ये सब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 58 वाले को देखिए। ये कैसा होगा देखो आप, ये क्या है, ये किस टाइप की डेफिनेशन है, आप इससे पहले पूर्व परिचित होंगे आप इससे। आप देखो प्रश्न है मेरे पास, देखिए चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। चतुर्भुज जानते हैं? देखो जैसे मैंने एक वर्ग बनाया, वर्ग, वर्ग जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज आपने पढ़े, आयत चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज है, समचतुर्भुज चतुर्भुज है और पतंग चतुर्भुज है, जिसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये वर्ग जो है ये भी चतुर्भुज है। इसके विकर्ण कैसे बनेंगे? ये इनको कहते हैं विकर्ण, ये विकर्ण है ये। तो वर्ग के विकर्ण के बीच में 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण, 90 अंश का 90 90 90 अंश का कोण होता है वर्ग के विकर्णों के बीच में। दूसरी और कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं? वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखो जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, वो भी समचतुर्भुज है। ये समान लंबाई के हैं। इसको यहां ज्वाइन कर दिया, इसको यहां मिला दिया, तो ये भी 90 अंश का कोण। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं।
समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच 90 अंश का कोण होता है। आयत के वर्ग के विकर्णों के बीच में भी 90 अंश का कोण होता है। ये विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समुद्विभाजित करते हैं, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर, अरे कोण 90 अंश के। ऐसे यहां पर भी है, समचतुर्भुज है। यदि ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। यदि ये 5 थे तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ये है वर्ग और ये है समचतुर्भुज, ठीक। पर इनके विकर्णों के बीच में 90 अंश का कोण, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो प्रश्न क्या था? चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, समांतर चतुर्भुज नो, आयत नो, समलंब नो, समचतुर्भुज, इसमें यही विकल्प मिल रहा है आपको, ठीक है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो दो चतुर्भुज जिनके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं वो कौन कौन है? वो हैं वर्ग और समचतुर्भुज, याद रखना। तो वर्ग का तो यहां पर विकल्प नहीं है, तो समचतुर्भुज यहां पर सही आंसर है, ठीक है। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। एक बैग में 4 लाल और 4 हरी गेंदें हैं। यादृच्छिक एक गेंद निकालने पर लाल गेंद निकलने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता का भी एक प्रश्न आपके पास आता है, ध्यान से समझिए। देखिए यादृच्छिक मतलब बिना देखे। एक बैग है और आपने पीठ पीछे रखा हुआ बैग, ठीक है। तो आप हाथ डाल के बॉल निकाल रहे हैं, आप देखने रहे किस रंग की निकल रही बॉल, उसको बोलते हैं यादृच्छिक, एट रैंडम। आपने देखा हो जब ताश की खेल खेलते रहते हैं लोग, तो ऐसे उसको फेंटते रहते हैं ताश को, ठीक है, ठीक है। रिसफलिंग, जिसे ठीक से मिक्स हो जाए, कौन पत्ता कहाँ है जानकारी ना हो किसी को, तो वह है यादृच्छिक, एट रैंडम, ठीक है। तो 4 लाल गेंद हैं, 4 हरी गेंद हैं। यादृच्छिक एक गेंद निकालने पर लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे बच्चों? लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संयोग बटे कुल संयोग, अनुकूल संयोग बटे कुल संयोग। अब अनुकूल मतलब लाल गेंद पर आपका ध्यान है कि लाल गेंद निकल जाए तो लाल गेंद कितने हैं वहां? 4 बटे कुल गेंद कितनी है? 4 और 4 8। अब ठीक हो गए। अनुकूल संयोग, क्योंकि लाल गेंद निकालनी है तो अनुकूल क्या होगा? लाल। तो 4 गेंदें लाल है बटे कुल गेंद 8, तो काटेंगे 4 × 4, 4 × 8, 1/2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। यदि आपसे कहा जाए कि 4 हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, ये भी 4/8 हो जाएगा। माना दूसरा प्रश्न है, एक बैग में 2 ब्लैक मतलब काली और 4 व्हाइट, ठीक है। एक बैग में 2 काली गेंद है और 4 सफेद गेंद है। तो एक काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? काली गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल संयोग, कितनी काली हैं? 2 बटे कुल बॉल 4 और 2 6, 2 × 2 2 3 6, 1/3। और यदि ये कहा जाए कि सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है, तो अनुकूल हो गया 4, 4 सफेद गेंद और कुल कितनी हो गई? 4 और 2 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो गया 2/3, ठीक है। तो इस रूप में प्रायिकता निकालते हैं। शून्य किसकी प्रायिकता होती है? किस घटना की प्रायिकता शून्य होती है? असंभव घटनाओं की प्रायिकता शून्य होती है, जो घटना हो ही नहीं सकती। जैसे 1 से छोटी प्राकृत संख्या, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर लेस देन 1। 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि 1 से छोटी प्राकृत संख्या निकालने की प्रायिकता शून्य। आपने लूडो फेंका, एक पासा फेंका, जैसे आप खेलते हैं लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी, उसमें एक लूडो होता है, उसको खेलते हैं आप, ठीक है। तो उसके 6 तल होते हैं, किसी पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है, ठीक है।
अब आपसे बोला जाए कि एक लूडो फेंका और 7 आने की प्रायिकता, 7 आ सकता कभी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि उस पर होता ही कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक होते हैं। तो 7 आने की प्रायिकता शून्य, 0 आने की प्रायिकता वो भी शून्य, तो शून्य प्रायिकता ये है। ठीक है, प्रायिकता का मान 1 कब होता है, प्रायिकता का मान 1 कब आता है, निश्चित घटना, जो घटना होनी ही होनी है। जैसे जैसे पासा फेंका और 1 से 6 तक कोई भी नंबर या कोई भी संख्या आने की प्रायिकता, 1 भी आ सकते, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है, न्यूनतम प्रायिकता 0 और अधिकतम प्रायिकता 1। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। 0 होगा कब, जब जब क्या होगा, असंभव घटना होगी, वो घटना हो ही नहीं सकती। 1 कब होगी, निश्चित घटना, इसने होना ही होना है। ठीक है, ठीक है, और बाकी घटनाओं की प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच हो। ठीक है, तो चलिए प्रायिकता के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए इस 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई, कोई बगीचा है, यहां पर बनाता हूं, एक बगीचा है, वो आयताकार है। आयताकार आप जानते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। आयताकार बगीचे की लंबाई तो 90 मीटर है, 90 मीटर, और चौड़ाई है 75 मीटर। आयताकार बगीचे की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर। ठीक हो गया, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 5 मीटर चौड़ा इसके चारों तरफ रास्ता बनाया, देखो ऐसे 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 और ऐसे, इसके चारों ओर इसकी चौड़ाई है 5 मीटर, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 5 5 5 सब जगह से। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि रास्ते का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताएंगे, इस रास्ते का, ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो ये भी आयत है ना बाहर, ये भी तो आयत है। ठीक है, पर इस आयत की लंबाई कितनी होगी आप ध्यान दीजिए, ये जो बाहर वाला है ये भी एक आयत है, ये इसकी लंबाई कितनी होगी, देखो 90 तो ये है, 5 मीटर यहां से बड़ा और 5 मीटर यहां से बड़ा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, तो 90 ये हो गया, 5 ऐसे 95, 5 यहां से 100 मीटर ये हो गया। ये ऊपर वाला कितना है, देखो यहां से यहां तक 75 है, 5 मीटर यहां से, 5 मीटर यहां से है, 75 और 5 80 5 85। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो, ये बाहर वाले का पहले, इस बाहर वाले का क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब बाहर वाला मतलब इस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल का मतलब वो पूरा अंदर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, बाहर वाला आयत ये पूरा आ जाएगा ना, ये इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप जानते हैं क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 100 गुणा गया 85, ये हो जाएगा 85 के साथ 2 शून्य। अब जो ये अंदर आयत है इसका क्षेत्रफल निकालो, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत की लंबाई क्या है 90 मीटर, 90 गुणा गया चौड़ाई है इसकी 75 मीटर। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों, अब गुणा कर लीजिए, शून्य रख लीजिए, 9 पंजे 45 का 5, हासिल 4, 9 सत्ते 63 4 67, ये हो गया 9 पंजे 45 5 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। अब आप देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका, इस अंदर वाले का, इसका है इतना, और इस पूरे का कितना आ गया, इस सब मिलाकर के आ गया इतना। तो यदि मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इस पूरे वाले के क्षेत्रफल में से ये वाला माइनस कर दूं, तो मेरे को किसका मिलेगा, रास्ते का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका, मुझे ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या किया मैंने,
इस बाहर वाले क्षेत्रफल में से, मतलब पूरे क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, इतना इससे हटा दिया, तो कौन बचा? ये वाला। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर इसमें से माइनस कर दीजिए -6750। अब घटा दीजिए, कहीं पर घटा दीजिए, कहीं पर घटा दीजिए। 8500 में 6750, शून्य का शून्य, 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, 7 में 6 गया 1। 1750 वर्ग मीटर, 1750 वर्ग मीटर ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में एक क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। मेरी बार बार आपसे एक अपील है, एक आपको सजेशन है कि मैथ्स में 20 मार्क्स आप लाना चाहते हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने पुराने पेपर सॉल्व करके गणित वाला हिस्सा आपको दे रहा हूं, इनको आप ठीक से करिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।